everyone, this is Lipsa Sahu. Welcome to the YouTube channel of Physics Talk. आज आपके शरद भैया की जगह हम हैं जो आपको CU8 के PYQs करवाएंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के। तो इस वीडियो में मैंने 4 ही टॉपिक कवर करेंगे: मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर्स। मैंने कुछ PYQs उठाए हैं और कुछ CED के मटेरियल से क्वेश्चंस उठाए हैं जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। उसके साथ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने जरूरी है। ये ऊपर के जो तो फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, वो सबसे जरूरी है। हर बार हर कोई एंट्रेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आ ही जाता है। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट कि अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो, सपोज ए, और उसका ट्रेस दे दिया हो, तो और उसका आइगन वैल्यूज पूछे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें ये याद रखना है कि अगर एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रेस है, उसका मतलब तो इतने सारे आइगन वैल्यूज है। सपोज एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो उसके आइगन वैल्यूज जो होंगे वो 3 होंगे, λ1, λ2 और λ3। तो अगर हमें ट्रेस गिवन है सपोज 6, इसका मतलब हमें λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 की वैल्यू गिवन है विच इज 6। सिमिलरली अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है या फिर एक मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी दे चुका है, हम अगर उसके डिटर्मिनेंट निकाले तो इसका मतलब हम निकालेंगे उसकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज विच इज λ1 इंटू λ2 इंटू λ3। तो इससे हम क्या कर सकते हैं ना कि λ1, λ2 और λ3 तीनों के वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला हमें याद रखनी है, आप सबको याद भी होगा। और बाकी सारे नीचे की कुछ जो आप अगर याद रख लो तो अच्छा है। अगर आपको एक इनवर्स मैट्रिक्स गिवन हो तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, उसका 1 अपॉन वो आइगन वैल्यूज। उस हिसाब से अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर या ए क्यूब गिवन हो, इसका मतलब उसके आइगन वैल्यू जो होंगे वो होगा उसी के ऑर्डर पे, विच इज λ1 स्क्वायर या फिर λ2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो अच्छा, नहीं तो मैंने ये कैरियर इंटरव्यू से ही क्रॉप करा है, आप जाके वो सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। तो अब इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको एक मैट्रिक्स एम गिवन है जिसका ऑर्डर है 3। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका मैट्रिक्स गिवन है एक ऑर्डर में, तो आपका कितने आइगन वैल्यूज निकलेंगे? 3, विच इज λ1, λ2 एंड λ3। तो सवाल क्या दिया है कि हमें ऑलरेडी ट्रेस गिवन है मैट्रिक्स का, जो कि है 3, सॉरी 13। तो मतलब हमें गिवन है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज 13, और उसका डिटर्मिनेंट दे रखा है विच इज 36, मतलब λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इज 36। और हमें पूछा है कि जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है एम का वो कितना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम दो इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 3 अनडिटरमाइंड वैल्यूज है, λ1, λ2 और λ3। तो हमें हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई सा वैल्यू गिवन है और बाकी वहां से निकाल सकते, नहीं ना। तो हीट एंड ट्रायल कैसे होगा, उसके ऑप्शन से। तो देखो पहले वाला जो ऑप्शन है वो है 4। तो ऐसा कुछ है क्या जो उसके साथ मल्टीप्लाई करे तो कुछ निकाल सकता है? हाँ है बिल्कुल। और एक है 6 और एक 9। तो अगर हम इन दोनों को देखें ना, तो देखो 9 इंटू 4 जो है वो होता है 36, है ना। लेकिन हमें निकालने हैं 3 आइगन वैल्यूज, तो मैं 4 को ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, 9 इंटू 2 इंटू 2, विच विल बी 36। अब देखना है कि इन 10 वैल्यूज को अगर हम ऐड करें तो 13 होता है क्या। तो 9 + 2 + 2, देखो 13 हो रहा है। हमें आइगन वैल्यूज देखो मिल गए, एक है 9, एक है 2, एक है 2, मतलब λ1, λ2 λ3 की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमें पूछा है कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी होंगी। तो देखो आंसर इज 9। देखो सबसे बड़ा तो 9 ही है ना। देखो कितना आसान सवाल था, पहले दो जो फॉर्मूलेस मैंने करवाए थे वही फॉर्मूले से ही सॉल्व हो गया, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर हमेशा पूछता है हर एग्जाम में। तो पहले हमने आइगन वैल्यूज करा फॉर्मूला यूज करके, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों निकालेंगे। तो इसके लिए ना हम ट्रेडिशनल फॉर्मूला फॉलो करेंगे विच इज a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ये है आइगन वैल्यूज का इक्वेशन। तो देखो मुझे मैट्रिक्स गिवन है 5, 4
1 2। सपोज ये है ए वाला मैट्रिक्स, तो ए माइनस लैम्डा क्या होगा, मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो ये होगा 5 माइनस लैम्डा, सपोज मैं आइगन वैल्यू लैम्डा ले रही हूँ 4 1 2 माइनस लैम्डा व्हिच विल बी 0, राइट। अब हम इसके डिटर्मिनेंट निकालते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली आइगन वैल्यूज निकाले हैं। तो अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इससे जो इक्वेशन निकल के आएगा वो होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो लैम्डा की वैल्यूज होगी 6 और 1। देखो सेकेंड ऑर्डर वाला इक्वेशन मैट्रिक्स था, तो हमारे दो आइगन वैल्यूज निकले, एक है लैम्डा 1 विच इज 6 और दूसरा है लैम्डा 2 विच इज 1। अब देखो आइगन वैल्यूज तो निकल गए 6 और 1, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई सा एक होगा हमारा आंसर। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर, है ना। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, आइगन वैल्यू का जो इक्वेशन होता है उससे एक आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना होता है और उसे जीरो के साथ इक्वेट करना है। तो पहले हम लैम्डा 1 के लिए निकालते हैं जो कि है 6। तो देखो आइगन वैल्यू का इक्वेशन तो मुझे पता है 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, तो यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये क्या होगा 5 माइनस 6 4 1 2 माइनस 6 व्हिच विल बी 0। तो ये वाला मैट्रिक्स अगर हम x1 और x2 कंसिडर करें और इसे जीरो के साथ इक्वेट करें तो इसकी वैल्यूज कुछ ऐसे निकलेगी। अगर इक्वेशन को हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपको तो पता है मल्टीप्लाई कैसे करना है ना। ये कुछ इस तरह दिखेगा -x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x1 इक्वल्स टू 4x2। तो देखो भैया x की वैल्यू निकल के आ गई विच विल बी 4 एंड 1। देखो 4 एंड 1, यहाँ पे देखो 4 एंड 1 एक है, दो यहाँ के सारे इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन जो सॉरी जो ऑप्शन है वो सिमिलर है, तो आंसर दोनों ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा 2 की वैल्यू विच विल बी 1, तो निकल के आएगा 1 और -1। बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो आंसर जो है वो ए और सी दोनों है। मैं एक काम करती हूँ, ऑप्शन में थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ, ये -1 कर देती हूँ, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो पहले हमने देखा कि हम आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं और वहां से आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो ये सवाल आ जाता है कभी कभार, तो इसे तेरा देख लेना, बेसिक सा है, आपने ग्रेजुएशन में कर रखा होगा, लेकिन रिवीजन कर लेते हैं, है ना। अब आते हैं वेक्टर के सवाल पे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आप ये सबने पढ़ा होगा। तो इसमें एक सवाल यह है कि ए फ्लूइड मोशन गिवन बाय ए वेक्टर v which is t plus z I cap z plus x j cap plus x plus y k cap is, पूछा है कि ये वाला जो वेक्टर है वो सॉलिनॉइडल है या रोटेशनल है या इरोटेशनल। तो सबसे पहले हम कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि किस केस पे सॉलिनॉइडल होता है और किस कंडीशन पे रोटेशनल या फिर इरोटेशनल। तो अगर एक वेक्टर सपोज भी आपको गिवन है और उसका जो डाइवर्जेंस है वो 0 हो रहा है, इसका मतलब वो है सॉलिनॉइडल वेक्टर, ठीक है। और अगर हम उसका कर्ल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और उसका कर्ल 0 हो रहा है, इसका मतलब ये होता है इरोटेशनल। अगर आप फिजिकली देखो तो देखो कर्ल प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर होता है ना। तो अगर हमारा वेक्टर 0 आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर में कोई रोटेशन नहीं हो रहा। और अगर वेक्टर कर्ल का वैल्यू उस वेक्टर का 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो रोटेट हो सकता है, इट मीन्स इट विल बी रोटेशनल। तो अब हम समझ सकते हैं कि इसमें हम हमें क्या निकालना है और क्या नहीं। तो हम पहले डाइवर्जेंस निकालते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का हम कैसे निकालते हैं, देखो डेल की वैल्यू होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, राइट। और यहाँ पे जो वेक्टर v है उसका वैल्यू है t प्लस जेड आई कैप प्लस जेड प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप, राइट। तो हम अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, देखो आई डॉट आई 1 होगा और आई का जे कैप और के कैप के साथ 0 हो जाएगा, मतलब आई वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। सो डेल अपन डेल एक्स टी प्लस जेड प्लस डेल अपन डेल वाई
जेड प्लस एक्स प्लस डेल अपन डेल जेड एक्स प्लस वाई, ये हमें निकालना है। तो देखो टी प्लस जेड दोनों ही एक्स से इंडिपेंडेंट है, जेड प्लस एक्स भी इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है, मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा और इसका भी जीरो होगा। मतलब जो डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं वो जीरो, मतलब सॉलिनॉइडल तो ये है। लेकिन ऑप्शन सी में देखो एक और भी ऑप्शन है जो है बोथ सॉलिनॉइडल एंड रोटेशनल। इसका मतलब हमें इसका कर्ल निकालना होगा। ठीक है, तो कॉल पहले हम कॉल निकालते हैं ना। तो कॉल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स सॉल्व करके। तो अगर हम मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, अगर वो जीरो निकल जाए, इसका मतलब वो होगा इरोटेशनल। तो देखो इरोटेशनल तो होने से रहा क्योंकि हम पहले सॉलिनॉइडल निकाल चुके हैं। दोनों ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है। तो ये अगर होगा तो रोटेशनल ही होगा। तो देखते हैं हम। तो आई कैप जे कैप के कैप, मैंने मैट्रिक्स ले लिया। तो ये होगा डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई और डेल अपन डेल जेड। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो वेक्टर हमें गिवन है वो है टी प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। तो इस मैट्रिक्स की हम कर्ल निकाल दें। स्लाइड आपको शायद वो थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है क्योंकि मेरे राइटिंग पैड में थोड़ा सा इशू है। नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूंगी ये इशू ना हो। इसके लिए फिलहाल तो माफी चाहते हैं। तो अगर हम आई कैप से इसे मल्टीप्लाई करें तो ये होगा आई कैप डेल अपन डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस के कैप का क्या होगा, डेल अपन डेल जेड जेड प्लस एक्स। इससे वैसे आप जे कैप का भी निकाल सकते हो और के कैप का भी निकाल सकते हो ना। तो ये वाला देखो यहाँ से वन निकलेगा, यहाँ से वन निकलेगा, तो ये वाला जीरो हो रहा है। वैसे भी जे कैप का भी वो जीरो होगा, लेकिन के कैप में क्या होगा ना, ये होगा डेल अपन डेल एक्स जेड प्लस एक्स माइनस डेल अपन डेल वाई टी प्लस जेड, है ना। तो इसमें देखो ये वाला पार्ट जो है वो वन हो रहा है, ये वाला पार्ट जीरो। इसका मतलब हमारा जो आंसर निकाल के आ रहा है वो है के कैप, मतलब नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है इट मींस इट्स रोटेशनल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, व्हिच विल बी बोथ सॉलिनॉइडल एंड रोटेशनल। क्योंकि देखो कर्ल प्रोडक्ट हमारा जीरो नहीं निकला और सॉलिनॉइडल है इसलिए क्योंकि डाइवर्जेंस हमारा जीरो निकला, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर आपको एक वेक्टर गिवन है विच इज ए इक्वल्स टू, स्केलर कह सकते हो क्योंकि डायरेक्शन मेंशन नहीं है। ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और देखो एक्स वाई आर दोनों के दो तीनों के कंपोनेंट्स के वैल्यूज गिवन है। ये साफ दिख रहा है ये एक स्पेरिकल कंपोनेंट है ना। तो ये जो ए जो वेक्टर है वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। हमें पूछा है डेल ए अपन डेल आर कितना होगा। तो हमें पता है अगर हम स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं उसका रेडियस आर कंसिडर करें तो आर विल बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। इट मीन्स आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट। हमें पूछा है डेल ए अपन डेल आर। तो देखो अगर ए हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इट मीन्स हमें आर स्क्वायर गिवन है ना। डेल ए इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, अगर ए आर स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टू आर। सिंपल, देखो कितना आसान सवाल है। वो जानबूझ के कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स दे रखा है ताकि हम कंफ्यूज हो। अगर आप उसे डेल एक्स अपन डेल वाई अपन डेल जेड ऐसे सॉल्व करोगे तो बड़ा लंबा जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो गया टू आर। अब चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। देखो हमने एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर लिया, एक वेक्टर से कर लिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे देखो जो भी क्वेश्चन है वो तो सारे आसान क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ सवाल पूछ रहा है तो उसके हमें ये चार इक्वेशन अगर याद रख ले तो सीओ सेट का प्रॉब्लम्स तो हम आसान से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो आपको पता ही होगा ये सब कैसे सॉल्व होता है। तो हमें अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह गिवन है और उसे सॉल्व करके हम वैल्यूज निकाल रहे हैं m1 और m2, तो कुछ कंडीशंस आएंगे। अगर वो m1 और m2 रियल वैल्यूज निकले और अनइक्वल निकले तो कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, वो उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह के होगा। और अगर रियल इक्वल निकल जाए तो कुछ इस तरह सॉल्व होगा। और कॉम्प्लेक्स हो जाए तो c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x इस तरह होगा। आपने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते टाइम ये सारे यूज करे होंगे, है ना।
तो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चारों याद रख लेना, क्वेश्चन में इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। तो सपोज एक क्वेश्चन गिवन है, सपोज मैं कंसिडर करी हूँ एक क्वेश्चन, dy अपन dx³ -8y = 0। हमें ये सवाल दिया है और इसे सॉल्व करने के लिए पूछा है कि सोल्यूशन निकालो उसका। ठीक है, तो मैं अगर डेल यू अपन डेल एक्स को m ले लूं, तो ये हो जाएगा m³ -8y को इधर 1 कंसिडर करना है। ठीक है, ये -8 = 0, m³ -8 = 0। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m-2 × m²+2m+4 = 0। तो देखो यहाँ से एक m की वैल्यू निकल आई 2, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो सबको पता ही होगा। तो इसे सॉल्व करने से m की वैल्यू निकल के आएगी -1 ± i√3। देखो एक जो है रियल इक्वेशन आ रहा है और एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर कॉम्प्लेक्स आए तो ये छुप जा रहा है, ये इसका होगा। अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये होगा e⁻ अल्फा एक्स a cos बीटा एक्स प्लस b sin बीटा एक्स। ये है फॉर्मूला। अगर सोल्यूशन निकल के आ रहा है आपका अल्फा ± i बीटा। तो देखो यहाँ पर अल्फा कितनी है, -1, और बीटा क्या है, √3। तो अगर मैं इसका टोटल सोल्यूशन निकालू y, तो कुछ इस तरह के होगा कि कांस्टेंट c1 e⁻2x प्लस e⁻α x, तो e⁻−1 c2 cos√3x प्लस c3 sin√3x। तो अगर आपको सवाल गिवन हो सेकेंड ऑर्डर का, और ये जो सोल्यूशन है वो बोथ रियल और कॉम्प्लेक्स निकल के आए, तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो आपको शरद भाई के टेलीग्राम चैनल तो पता ही होगा, उसमें सवाल डाल देना। ठीक है, अब ये एक पीवाईक्यू है 2022 का सिव सेट में, जो बहुत ही आसान है। मैंने सोचा कि कर लूं क्योंकि काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन गिवन है कि देखो दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है, ये बताना है। तो स्टेटमेंट 1 है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of highest differential coefficient present in the equation. और स्टेटमेंट 2 है the degree of a differential equation is the degree of lowest derivative after removing radical sign and fraction। तो इसमें ऑर्डर और डिग्री का सवाल पूछा है। तो अगर हमें सपोज मैं एक इक्वेशन कंसिडर कर रही हूँ dqy अपन dx² प्लस dy/dx प्लस 8 = 0। तो इसका ऑर्डर क्या होगा। हमें पता है कि जिसकी ऑर्डर ज्यादा है उसी का डिग्री हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ऑर्डर यहाँ का 3 है ना। जो मैक्सिमम है वो उसका ऑर्डर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो जो जिसमें द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ लोएस्ट डेरिवेटिव। नहीं, ये तो गलत है। और जितना डेरिवेटिव ज्यादा होगा उसी का डिग्री हम कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे डिग्री इसका 2 होता, तब भी इसका डिग्री हम ऑर्डर वाला ही कंसिडर करते, जो कि थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर का डिग्री जो है वो है उसका डिग्री, है ना। तो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, सी इज करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कई बार, इसलिए मैंने सोचा कि मैं करा दूं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसमें हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है और पूछा है कि कौन सा इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल होंगे। तो क्या इक्वल होगा, ऑर्डर से इक्वल होंगे। तो हमें पता है कि अगर हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, तो एम डी एक्स इक्वल टू एम डी वाई, ये वाला कुछ हम सॉल्व करते हैं, अगर आपको याद है ना।
तो इसमें एम और एन जो है इसके डिग्री सॉरी इसका ऑर्डर अगर सेम है, मतलब ऑर्डर ऑफ एम इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन, तब जाके वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस इक्वेशन बनता है। जब आप सेकेंड डिग्री इक्वेशन सॉल्व करोगे आपने पढ़ा होगा होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर हम बस देखना है ये कि यहाँ पर m और n का ऑर्डर किसमें इक्वल है। अगर हम इसे लिख ले कुछ dy बाई डी एक्स, तो ये दिखेगा n बाई एन, मतलब जो ऊपर वाला है वो n वाला कोएफिशिएंट है और नीचे वाला m वाला। तो देखो पहले ऑप्शन अगर कंसिडर करें तो देखो इन दोनों में जो है वो ऑर्डर उनका या फिर डिग्री या कुछ भी कंसिडर करो। डिग्री देखो इनका 2 है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ का डिग्री 2 और 3, यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ पर 4। या फिर ये ऐसा है तो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे बोथ सेकंड और थर्ड ऑर्डर दोनों है, तो ये तो नहीं है। वहां पर देखो ये थर्ड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये तो नहीं है। ये देखो सेकंड ऑर्डर है, ये भी लेकिन ये देखो सेकंड और फर्स्ट दोनों मिक्स है, ये भी नहीं है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में है उसमें देखो एम और एन, एन और एम दोनों के ऑर्डर इक्वल है। इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वही है होमोजेनियस इक्वेशन, राइट। तो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। तो हमने वेक्टर कवर कर लिया, हमने मैट्रिक्स देखा, अब कॉम्प्लेक्स के कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। मोस्टली सवाल कौन सा फंक्शन एनालिटिक है और कौन सा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसी पे आता है सवाल। तो मैंने सोचा कि ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। तो हमारा कौन सा एनालिटिक है और कौन सा नहीं वो जानने के लिए ना हमें एक कंडीशन देता है हमें, मतलब हमें प्रूव करना रहता है, विच इज कॉची रीमन इक्वेशंस। तो उसमें कंडीशन दो होते हैं, एक नेसेसरी एक सफिशिएंट। तो अगर आप सफिशिएंट का हम ज्यादा यूज नहीं करते, हमें अगर नेसेसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए ना कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, तो वो एनालिटिक होता है। तो वो क्या है, डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल वाई, और डेल यू अपन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपन डेल एक्स। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो एनालिटिक है। तो हम एक पीवाईक्यू करते हैं सीओसेट सीयूईटी 2022 का, जिसमें आपको असर्शन और रीजन टाइप का सवाल पूछा है। तो असर्शन ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज 1 + 2y अपन 1 - 1 - i का होल स्क्वायर, जिसका मॉडुलस दे रखा है 1। तो ये ट्रू है या फॉल्स, ये हमें प्रूफ करना होगा। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर गिवन है x + i y, तो उसका मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायरिंग का रूट ओवर कंसिडर करते हैं ना। तो यहाँ पर Z1/Z2 ऐसा करके है, इस टाइप इस फॉर्मेट में सवाल है। तो यहाँ पे हमें Z1 का मॉडुलस और फिर Z2 का मॉडुलस निकालना है। तो Z2 का मॉडुलस निकालने से पहले हम पहले से सॉल्व कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो हमें क्या गिवन है, 1 - 1 - i का स्क्वायर है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा 1 माइनस माइनस एक मिनट। तो ये होगा 1 - 1 - i का होल स्क्वायर है ना। तो इसे अगर हम एक्सपांड करें इट विल बी 1 - 1 - 1 - 2y। तो ये देखो 1 + 2y, ऊपर का जो था नीचे का वही निकल गया है ना। 1 + 2y, न्यूमरेटर में जो था डिनोमिनेटर में वही निकल गया 1 + 2y। अगर अब हम उसके मॉडुलस निकालें तो क्या होगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर का होल रूट डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर का होल रूट। वैसे निकालने की जरूरत भी नहीं है, देखो दोनों सेम है, पता चल रहा है कि मॉडुलस जो है वो 1 है। लेकिन उसका रीजन जो है वो दिया है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 + 4y विथ 7 - 3y gives result 33 + 19i। देखो इसका तो कोई सेंस नहीं है। पहली बात तो अगर आप इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं निकलेगा, और इसका कोई सेंस ही नहीं है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो इसका आंसर निकलेगा वो होगा बोथ ए एंड आर। एंड सॉरी सॉरी, इसका जो आर है ना ये मल्टीप्लीकेशन दोनों का सही है, ठीक है। जब आप 3 + 4y को मल्टीप्लाई करोगे ये निकलेगा, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो ऑप्शन 2 जो होगा वो सही है कि बोथ ए आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है।
तो ये एक सवाल आ सकता है, बहुत आसान सा सवाल है, आप कर सकते हो। मैथमेटिकल फिजिक्स में ऐसा कुछ है नहीं सीवेट में जो डिफिकल्ट है, सारे आसान सवाल ही आते हैं ना। ये जो है आखिरी सवाल है, इसमें क्वेश्चन गिवन है आपको, सी इज यूनिट ट्रांसवर्स क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज मेंशन है, मतलब जो कंटूर आप कंसिडर करेगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। तो उसका इक्वेशन हमें सपोज आई गिवन है, डी जेड अपन जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दिया हुआ है सवाल। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें उसका पोल निकालना होगा, पोल के बाद हमें रेसिड्यू निकालना होगा, और जो रेसिड्यू निकलेगा उसको -2 पाई आई इंटू सम ओवर रेसिड्यू करना है। आप पूछोगे कि क्यों -2 पाई है। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज गिवन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो यहाँ पर +2 पाई होता। क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज गिवन है इसलिए हम -2 पाई कंसिडर करेंगे। तो चलो पहले हम पोल निकालते हैं। पोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेशन गिवन रहता है उसके डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करते हैं ना। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड इक्वल्स टू 0। तो जेड को अगर कमन ले आए तो ये हो जाएगा जेड-3 इक्वल टू 0, मतलब जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 3। तो देखो ये दोनों ही सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल अगर गिवन हो आपको तो उसका रेसिड्यू कुछ इस तरह निकलता है, जो होगा कि लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड एफ जेड, है ना। तो यहाँ पर जेड तो हम ऐसे जैसे है वैसे ही रहेगा। एफ ऑफ जेड जो है वो है 1/जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड। तो यहाँ से अगर जेड कॉमन ले जाए ये कुछ इस तरह दिखेगा कि जेड इंटू जेड-3, जेड जेड कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आया 1/जेड-3, है ना। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो 0, तो ये हो जाएगा -1/3, क्योंकि हमें लिमिट जेड टेंस टू 0 लेना है ना। तो अब हम अगर उसका आई निकालेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यूज -2 पाई आई इंटू -1/3, which will be 2 पाई I/3. So option C will be the correct option. तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और डाउट हो या फिर कुछ भी सवाल में आपको कुछ इश्यूज हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। थैंक यू सो मच।